हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन? मैं बोल रहा हूँ। हाँ जी, बोलिए, क्या हुआ? सर मुझे गाँव में चोट लगी थी तो वहाँ पे मुझे गोंडा रेफर किया गया था। गोंडा से मुझे यहाँ मेडिकल कॉलेज लखनऊ के लिए रेफर किया गया था। तो यहाँ पे तो परसों से मुझे कोई ट्रीटमेंट मेरा नहीं हो रहा है। हमारे पास पैसे भी अच्छा, नहीं है। 2 मिनट रुकिए। शायद कल आपके किसी परिवार से किसी का कॉल आया था हाँ। और काफी रो रहे थे, बिलख रहे थे कि बच्चे की जान खतरे में है और हड्डी ज्यादा टूट गई है, पूरा हड्डी हड्डी टूट चुकी है शायद थाई की। वही केस है क्या ये? बिल्कुल वही केस है और बहुत ज्यादा सीरियस है। यहाँ के डॉक्टर अभी तक कोई देखने को नहीं आया। बोल रहे हैं कैसे जमा करूँ। कैसे नहीं लाऊंगा मैं कहाँ से। क्या कह रहे हैं? पुलिस। कौन से हॉस्पिटल में हो आप? मैं हूँ किंग जॉर्ज मेडिकल। आप कब आए हो यहाँ पर? मुझे हो गया 4 दिन हो गए यहाँ। 4 दिन आए भी हो गया तो मेडिकल शुरू हो गया, आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ? कुछ नहीं होगा। अभी तक डॉक्टर नहीं आए देखने की क्या स्थिति है। कल एक्सरे करवा के देख चले गए। बोले पैसे जमा करो, पैसे जमा करो, पैसे कहाँ लेकर आए। मतलब किस बात के पैसे? दवा में तो 12,000 रुपये में लग भी चुका है अब तक। आपके 10-12 हजार रुपए अब तक वहां लग चुका है? लग चुका है और बोल रहे हैं कि अभी पैसे पैसे जमा करो और बाकी जांच करो। उसके बाद में ब्लड लेकर आओ, फिर तुम्हारा ऑपरेशन करेंगे। हम लाएंगे वहाँ से। मैं सोच रहा हूँ मैं ऐसे चला जाऊंगा, दोबारा चला जाऊंगा घर, क्योंकि पैसे नहीं हमारे को। हम करूंगा कहाँ से। मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जगह जगह से, सबसे किसी से कि मेरे कुछ मिल जाए। मिल ही ना रहा है, पैसे नहीं मिल रहा। तो पैसे क्या इलाज के मांग रहे हैं? और हाँ, इलाज के लिए तो मांगा था हूँ। मुझे पैसे मुझे नहीं चाहिए। मुझे इलाज करवा दे बस। मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। मेरे पूरे परिवार में फैमिली में पैसे तो है नहीं आपको। अरे नहीं नहीं, डॉक्टर क्या पैसे मांग रहे हैं इलाज करने के लिए? हाँ, इलाज करने के लिए मांग रहा है ना। अगर पैसे नहीं दोगे तो डॉक्टर इलाज नहीं करेगा। अरे कब तक देखने तक नहीं आया पैसे की वजह से। अच्छा, तो आपका जो हड्डी टूट गया, हड्डी वैसी पड़ी हुई है या क्या है? एक कट्टा बांध दिया है, बाकी कुछ पैसा पड़ा हुआ हो। एक फट्टा बांध दिया है, बाकी 4 दिन से आप वैसे ही पड़े हुए, कोई डॉक्टर देखने नहीं आ रहा है। कल कल जाके मुझे शाम को, कल जाके ब्लड मिला है। बाकी मैं उस पे स्टेशन पे पड़ा हुआ था। बोले है ही नहीं, बची नहीं है। बाकी ब्लड खाली हुआ था। अच्छा, ये सरकारी अस्पताल है ना? सरकारी हॉस्पिटल है। सरकारी हॉस्पिटल में भी लगा पैसे मांग रहे हैं? हाँ, और मैंने परसों नरसों में मुझे ब्लड क्षेत्र से कॉल भी किया था। तो हाँ, मैंने कॉलेज का नाम बताया कि इसमें हूँ। तो बोले कि मुझे पता नहीं चल रहा। 2-3 बार किया, फिर मेरे दर्द हो रहा था सर, मैंने फोन काट दिया। उसके बाद मुझे कोई कहीं कोई हेल्प नहीं है। अब हमारे साथ में कोई हेल्प करने वाला है, एक लेडीज है। अब क्या करूँ क्या ना करूँ तो मैं नहीं आ रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि कहाँ अच्छा। जाऊँ। तो अभी आपका इलाज स्टार्ट भी नहीं हुआ है और वो डॉक्टर आपका पैसा मांग रहा है, बोल रहा है कि आप पैसा दोगे तो इलाज स्टार्ट करेंगे, नहीं तो इलाज स्टार्ट नहीं करेंगे, है ना? हाँ, बिल्कुल ही मारा। बोला पैसे जमा करो, वेट लेकर आओ। हम कहाँ से लेकर आए, क्या करें। हाँ, नहीं कल। पैसे नहीं है ना, पैसे ही नहीं है तो कहाँ से करूँगा। ठीक है, कल आपके किसी महिला का फोन आया था, मुझसे कह रही थी कि आपका चैनल हमने देखा है, जाना है, और मदद के लिए वो गुहार लगा रही थी हमसे। तो हमने आपके जो लोकल विधायक हैं उनसे बात किया था। उन्होंने मुझे पूरी उम्मीद जताई थी कि हम आपकी पूरी मदद करेंगे और हर तरीके से मदद करेंगे हम आपकी। तो वो नंबर शायद मैंने उनको दिया भी था, आपकी किसी महिला को दिया था। तो क्या आपकी आपके किसी परिवार से उन नेताजी से बात हुआ? हाँ, मैं शायद नंबर दिया था। तो बात मैंने किया था तो हमने कहा था कि हाँ हम कर देंगे, लेकिन ये बोल रहे हैं कि एस्टीमेट हम जब बनाएंगे तो उसके बाद में उसका पैसा आएगा तभी हम स्टार्ट करेंगे। तो लॉकडाउन में खाता ज्यादा आएगा। एस्टीमेट का पैसा जब तक आएगा तब तक हमारा पैर खराब हो जाएगा। बोल रहे हैं जब तक आएगा तो तुम्हारा पैर खराब हो जाएगा। तो मेरे को कोई गारंटी नहीं है। मैं अरे नहीं नहीं, कर रहा हूँ। नेताजी से बात किया, नेताजी क्या कह रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि आप एस्टीमेट बना के भेजिए तो मैं यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी पास करवा दूंगा। और बाकी जो हो सकेगा कुछ मैं हेल्प कर दूंगा, लेकिन कितना हेल्प करेंगे पता नहीं है। अच्छा, और डॉक्टर कह रहे हैं जब तक पैसा आएगा जब तक पैर खराब हो जाएगा। हाँ, मेरा तो पैर खराब हो जाएगा। तो बिना पैसे के डॉक्टर इलाज नहीं कर रहा है? नहीं कर रहे हैं ना, कोई नहीं कर रहा है। बोले पैसे होगा तभी तो इलाज होगा, तभी तो जांच होगा। और तो जांच ये एस्टीमेट क्या पूरा बना के दे रहे हैं? अगर मान के चलिए आपका 1.5 लाख रुपए लग रहा है तो 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपए जो भी लग रहा है, लगने को डॉक्टर कह रहा है, बोल रहा है भाई इतना पैसा दोगे तभी हम करेंगे, तो क्या पूरे का पैसा का एस्टीमेट बना के दे रहा है डॉक्टर? तो डॉक्टर अभी बड़े डॉक्टर आए नए, छोटे डॉक्टर आए तो बोल रहे हैं बड़े डॉक्टर बनाएंगे, बड़े डॉक्टर बनाएंगे। कितने को बनाते हैं वो तो वही बता पाएंगे। लेकिन समथिंग में मैंने जो मैंने पता किया है और लोगों से, छोटे डॉक्टरों से, उन्होंने कहा है कि अब डॉक्टर बताएंगे, कोई 40 बता रहा है, कोई 45 बता रहा है, कोई 50 बता रहा है कि इसका तुम्हारा ऑपरेशन खर्चा आएगा। मतलब कि वो जितना भी है वो पैसे मांग रहे हैं। अगर पैसा
नहीं दिया गया तो इलाज नहीं होगा, एस्टीमेट भी बना के नहीं दे रहे हैं, हाँ, बोले कि बड़े डॉक्टर आएंगे वही एस्टीमेट बना के देंगे। 100% एस्टीमेट बना के दे रहे हैं, 100%। अब ये तो बड़े डॉक्टर ही बता पाएंगे, मैं कैसे बता पाऊंगा। बोले कि जो तुम्हारा खर्चा लगेगा उसमें। नहीं, शायद आपके यहाँ की महिला बोल रही थी 100% नहीं दे रहे हैं। मान के चलो आपको 2 लाख रुपए लग रहे हैं तो 2 लाख रुपए का एस्टीमेट बना के देंगे। नहीं देंगे ना वो। तो वही तो बोल रहा हूँ मैं आपसे, 100% देंगे। 100% नहीं देंगे वो, अच्छा, क्योंकि वो बोला जितना ऑपरेशन में खर्चा आएगा वही मैं बना के खर्चा हूँ, बाकी नहीं दे सकता हूँ मैं। बाकी हमारे जो मेडिसिन लेकर आऊंगा, जांचें होगी, वो कहाँ जाएगा हमारा। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जितना ऑपरेशन का खर्चा आएगा बस हम वही एस्टीमेट बना के देंगे, बाकी चीजों का नहीं देंगे, है। हाँ हाँ, और बाकी वो जो डॉक्टर बोल रहे थे, बाकी जो भी बात होगा वो मेरे डॉक्टर से चलते ना वही बताएंगे दे सर, और मैं नहीं बता पाऊंगा ज्यादा। मतलब बिना पैसों के लेन देन के, बिना चीजों के काम आपका नहीं होगा, आपका इलाज नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। ऐसा ही है। ठीक है, मैं देखता हूँ, आप टेंशन न लो। मैं आपके नेताओं से और वहां पे योगी जी के कई मंत्रियों से बात करता हूँ और आपका इलाज होगा। आप जिस संभावना से आपने फोन किया उसी से मैं करता हूँ, ठीक है, परेशान मत होइए। धन्यवाद। जैसा कि आपने अभी लाइव रिकॉर्डिंग सुना कि किस तरीके से ये मरीज मेडिकल हॉस्पिटल जो लखनऊ में है वहां से परेशान है, पिछले 4 दिन से एडमिट है, लेकिन इनका कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं किया गया है क्योंकि ये गरीब है। ये डॉक्टर को ट्रीटमेंट के लिए पैसा नहीं दे पा रहे हैं, जबकि सरकारी हॉस्पिटल है ये। डॉक्टर पैसा मांग रहे हैं, अगर पैसा नहीं दे सकते तो आपका इलाज उत्तर प्रदेश में नहीं होगा। प्राइवेट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सरकारी की बात कर रहा हूं, जहां पर योगी जी रहते हैं वहां की बात कर रहा हूं, लखनऊ की बात कर रहा हूं। जो योगी जी कहते हैं कि हमारे प्रदेश में राम राज्य है, उसी राम राज्य में इतना खुला भ्रष्टाचार हो रहा है, इतना खुला रिश्वतखोरी चल रही है कि एक मरीज मर रहा है तो मर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता डॉक्टर को, लेकिन पैसा चाहिए। इनकी हड्डी टूट गई है, इनकी हड्डी बहुत कमजोर थी, इलाज चल रहा था, पर इनकी हड्डी बिल्कुल शरीर से अलग हो गई है। इनके जिला अस्पताल जहां फैजाबाद से बिलोंग करते हैं वहां से इनका ट्रांसफर कर दिया गया है, रेफर कर दिया गया है लखनऊ के लिए, पर लखनऊ में इलाज नहीं हो रहा है। जबकि इनके परिवार से मुझे कल कॉल आई, उनके परिवार के बीवी बच्चे माँ बाप रो रहे थे, बिलख रहे थे, परेशान हो रहे थे, मुझसे गुहार लगा रहे थे, क्योंकि उन्होंने कहीं मेरी वीडियो देखा। क्योंकि जिस तरीके से मैं पूरे देश में ऐसे बेसहारों का सहारा बनता हूं, लोगों की मददें करता हूं, उस तरीके से मेरी वीडियो इन लोगों ने देखा था, मुझसे गुहार लगाई थी। क्योंकि जिस खबर को पूरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया कोई भी इंसान नहीं दिखाता, या कोई भी रिश्तेदार, यार, दोस्त, भाई बहन सब साथ छोड़ देते हैं गरीबों का, और खासतौर से दुख में कोई नहीं साथ देता, वहां पे मैं खड़ा होता हूं, भरोसा दिलाता हूं, कोशिश करता हूं। और मैंने ऐसे कितने इलाज करवाए हैं देश के अंदर, उनकी कवरिंग करके, उनके लोगों तक बात पहुंचाकर, उनके अधिकारियों तक बात पहुंचाकर, उन पर प्रेशर बनाकर। इसी तरह से जब कल मैंने ये घटना जाना था, उनके लोकल विधायक से मेरी बात हुआ, उन्होंने पूरी उम्मीद जताई कि हम पूरी संभव कोशिश करेंगे, उनसे बोलो कि एक एस्टीमेट बना के दे दें, वो एस्टीमेट मैं सरकार से पास करवा के उनको पैसा दे दूंगा, और जो थोड़ा बहुत मदद होगा वो हम भी कर देंगे। इन्होंने बात किया, पर डॉक्टर क्या बोलते हैं, हम एस्टीमेट पूरा 100% का नहीं देंगे बनाकर, और जब तक एस्टीमेट का पैसा आएगा, जब तक आपके जो पैर है वो सड़ जाएगा, बेकार हो जाएगा, और किसी काम के नहीं रहोगे। ना तो इलाज कर रहे हैं, ना एस्टीमेट तक का इंतजार कर रहे हैं, और ना ही 100% एस्टीमेट बना के दे रहे हैं। समझ रहे हैं, यूपी में गरीब का रहना दुश्वार हो चुका है, आप इलाज नहीं करवा सकते। अभी देखिए, मैं योगी के खुद कार्यालय फोन करूंगा और देखते हैं योगी साहब की क्या प्रतिक्रिया है इस पर। यह देखिए, उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर ऑफिस लखनऊ, उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर ऑफिस लखनऊ में फोन कर रहा हूं। यह मैं फोन कर रहा हूं योगी के ऑफिस के लखनऊ में फोन कर रहा हूं। 3 कॉल नंबर दे रखा है, पहले कॉल नंबर पे कर रहा हूं, रिंग जा रही, कोई उठा नहीं रहा।
फोन कट गया। अब दूसरा फोन लगाता हूं मैं। की सभी लाइन अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। All lines of this route are currently busy. Please try later. ठीक है जी, अब तीसरा लगाता हूं। इस रूट की सभी लाइन अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। All lines of this route are currently busy. Please try later. रिंग जाती है, एक कॉल की रिंग गई है, फोन उठाया नहीं, 2 बिजी है। अब खत्म हो जाओगे, जिंदगी बीत जाएगी, फोन कभी उठेगा नहीं। ये समझ रहे हैं? योगी आदित्यनाथ की सच्चाई है ये। योगी आदित्यनाथ की सच्चाई है ये कि आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी लेकिन फोन नहीं उठेगा ये। अब मैं योगी आदित्यनाथ के करीबी IAS ऑफिसर को नंबर लगाऊंगा, और जो उनके बहुत करीबी हैं और उनको कई और पद भी योगी आदित्यनाथ ने दे रखा है। ये हैं, आप देखिए, ये है संजय प्रसाद, 1995 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी। 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार में प्रमुख सचिव के पद पर नियुक्त संजय प्रसाद कथित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी हैं। योगी सरकार ने उन्हें प्रमुख सचिव गृह और सूचना की अहम जिम्मेदारी सौंपी है। अब मैं इनका फोन लगाऊंगा। अब देखते हैं क्या ये नंबर उठाते हैं जो IAS ऑफिसर हैं, जिनकी जिम्मेदारी है, जनता की अहम रूप से जिम्मेदारी है, मेन रूप से जिम्मेदारी है। ये नेता तो छोड़ो, इनकी तो बड़ी बड़ी बातें होती है, काम जीरो है, पर अधिकारी का देख लेते हैं। ये नंबर डायल कर दिया मैंने। चाहे योगी आदित्यनाथ हो, उनका ऑफिस का कार्यालय हो, उनके IAS अधिकारी हो या उनके कोई मंत्री हो, ये नंबर जो दिए जाते हैं सिर्फ दिखावे के लिए दिए जाते हैं। आप इन पे कॉल लगाते लगाते थक जाओगे, मर जाओगे, कट जाओगे, लेकिन इनके किसी अधिकारी का या इनके किसी नेता का या इनका खुद का नंबर नहीं उठेगा। यह है सच्चाई योगी आदित्यनाथ की, उत्तर प्रदेश की सच्चाई देखिए। अब मैं इनके पर्सनल नंबर पे लगाता हूं क्योंकि इनसे मेरी बात भी हुआ था। अब देखते हैं कितना एक्शन लिया या नहीं लिया। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The number you are calling is currently switched off. Please try later. आपने अब देख लिया, ये पर्सनल नंबर था, स्विच ऑफ दिखा रहा है। ये उत्तर प्रदेश सरकार की, योगी की सच्चाई है कि एक गरीब इंसान, बेसहारा इंसान, जिसका पैर टूट चुका है, जो बिल्कुल ही निस्सहाय है, सरकार के ऊपर निर्भर होकर सरकारी अस्पताल आता है पर इलाज नहीं होता। ये सच्चाई है योगी सरकार की। मोदी जी देखिए या बीजेपी के साम्राज्य देखिए, ये खोखले वादे हैं, खोखले दावे हैं। अमित शाह ने शुरू में बोल दिया था हम जुमला बोलते हैं, वास्तव में जुमली पार्टी है ये, कोई काम धाम नहीं करती है। और नंबर जो भी दे रखे हैं इनके, कोई भी नंबर पे कभी फोन करके देखिए, आप लाइव चलाइए, आप जिंदगी में मिल जाए। इनके पास एक ही प्रोपोगेंडा, हिंदू मुस्लिम, एक निचले स्तर से कार्यकर्ता से लेकर ऊपरी तक हिंदू मुस्लिम। बाकी इनके पास कोई काम नहीं। इनको जिता के 5 साल बिठा दो, 6 महीने में 1 साल में हिंदू मुस्लिम की हिंसात्मक बातें कर लेंगे, हिंदू मुस्लिम काम कर लेंगे। बीजेपी दिल्ली में आई, दिल्ली में इन्होंने 3 मस्जिदों के नीचे मंदिर खोज डाला। इनके पास यही है जिससे अब पूरा देश थक चुका है। इनका असली चेहरा देश के सामने आ चुका है। जनता से कोई लेना देना नहीं, लोग मर रहे हैं, मरने दो, कट रहे हैं, कटने दो। इनका जुनून है हिंसा करवाना, हिंसात्मक बातें करना। बटोगे तो कटोगे, इस पे सुप्रीम कोर्ट को बैन लगाना चाहिए। क्या ईडी, सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई ये दिखाई नहीं देता? खुलेआम जज 15 करोड़ रुपए का कैश उसके घर पाया जाता है। समझो देश में क्या चल रहा है। बीजेपी को
नकाब पोश हो रहे हैं, ये पूरा देश थक चुका है। ये इस तरह की वीडियो कोई नहीं बनाता, क्योंकि सबको डर लगता है मोदी साहब से, क्योंकि उनके खिलाफ बोलने वालों को देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है या कोई ना कोई घटना करवा दी जाती है। मैं बार बार एक शब्द बोलता हूं आप लोगों को, कब तक इस तरह से सोते रहोगे, कब जागोगे? क्योंकि ये आज ये मरीज एक बेड पर लेटा हुआ है, कल को आप भी लेटोगे, आपकी सरकार नहीं सुनेगी। खासतौर से बीजेपी के लोगों को बोलता हूं, क्या आप घायल नहीं होगे? क्या आपका एक्सीडेंट नहीं होगा? क्या आप अस्पताल नहीं जाओगे? आपकी भी नहीं सुनेंगे। ये बीजेपी देश को एक तरह से बर्बाद कर चुकी है। ये 75 साल पीछे धकेल चुकी है। ये ठीक है, इन्हीं की गठबंधन में रहे और अभी भी मौजूदा हैं चिराग पासवान का ये इंटरव्यू देखिए। आपकी राय क्या है? क्योंकि पटना में मुझे याद है, आपको भी पता है, वहां पे सड़क पे नमाज तो होती है। भाई मुझे लगता है सब फालतू की बातें हैं, इस पे चर्चा भी नहीं करनी चाहिए, कोई मतलब नहीं बनता इन सारी बातों का। आज देश में बड़े बड़े विषय हैं जिसको लेकर हम लोग को चर्चा करनी चाहिए। और दिक्कत ये होती है कि जब हम लोग ऐसी बेमानी बातों के ऊपर जब हम लोग चर्चा करने लगते हैं, बिना मतलब इससे समाज में, देश में एक तनाव का वातावरण बनता है, एक असहमति का वातावरण बनता है, बिना मतलब के संप्रदाय, अलग अलग लोगों के बीच में टकरारें पैदा होती हैं। कोई मतलब नहीं है। जिसको जो जैसे करना है इतने वर्षों से करते आए हैं ना, करते रहेंगे। पर आज जब बड़े एजेंडे हैं, आज देख लीजिए, अगर ये सारी बातें नहीं हो रही होती तो संभवतः आप मुझसे पूछते कि आपने एज अ फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर इतने महीनों में क्या किया। और चिराग भाई, ये सारी चीजें सेकेंडरी हो जाती हैं। चिराग भाई, जिसको आप फालतू बात बता रहे हैं, वो तो आपके ही सहयोगी दल के लोग कर रहे हैं ना। पर मैं नहीं सहमत हूं ना, मैं यही तो मैं जिक्र कर रहा हूं। भाई देखिए, मैं 21वीं सदी का पढ़ा लिखा ही हूं। मुझे इन सब बातों से, और मैंने इस बात को बोलते बोलते मैंने कहा है कि धार्मिक विषयों में नहीं इंटरफेयर करना चाहिए, वो व्यक्तिगत आस्था का विषय है। एक एजुकेटेड नेता कैसा होता है वो आपने देख लिया। बहुत अच्छी बात बोली चिराग पासवान ने। इसी फिलोसफी को, इसी आइडियोलॉजी को मैं पिछले कितने सालों से बोल रहा हूं। मैं मीडिया का देख रहे हैं क्या? गोदी मीडिया, भ्रष्ट मीडिया, अपाहिज मीडिया सवाल कैसी कर रही है एक नेता से? उसके काम के बारे में नहीं पूछ रही, उसके प्लान के बारे में नहीं पूछ रही है, हिंदू मुस्लिम पे बातें करती है। नेता हिंदू मुस्लिम पे बातें करते हैं, जाति धर्म पे बातें करते हैं। ऐसे कितने नेता देश के अंदर उभर कर आ गए 2014 के बाद में, जो माफिया हैं, जो चोर हैं, डकैत हैं, ब्लैक मनी की फंडिंग होती है और एक जाति का अपने आप को नेता बना चुके हैं। मैं मल्लाह हूं, मैं मल्लाहों के लिए कर दूंगा, मैं यादव हूं, मैं पासवान हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढिमका हूं। जाति नेता बन रहे हैं आज के टाइम में और उसी जाति का विनाश कर रहे हैं ये लोग। जातीय नेता है ना, ये देश को कंगाल कर रहे हैं, देश को कमजोर बना रहे हैं, जाति और धर्म में बंटवारा करके। और खास तौर से वो जाति के लोग, समझ लीजिए, जिस जाति का ये नेता है उसी बेस पे अपनी पार्टी खड़ी कर दी है, वही नेता आपकी जाति का दुश्मन है, क्योंकि वो आपका भला कभी नहीं चाहेगा। क्योंकि आप भले हो गए, आप कामयाब हो गए, यदि आप सक्सेस हो गए तो उनकी पार्टी का वजूद खत्म हो जाएगा। ये नेता इस देश की बर्बादी के कारण है। ये मैंने आपको दिखाया। आप शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की बातें करते हैं। अभी 3-4 दिन पहले चल रहा था, उनके ऊपर श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही थी। मैंने वहां भी ऐसे बोला था, 365 दिन होता है, 364 दिन उन मूर्तियों को कोई देखने नहीं जाता और एक दिन साफ सुथरा करके उन पर हार चढ़ा दिया जाता है। ये हार चढ़ाने से बात नहीं बनेगी, बात बनेगी उनकी आइडियोलॉजी को घर घर तक पहुंचाने की, हर नागरिक तक पहुंचाने की, वो माइंडसेट होने की। ये देश को कंगाल कर रहे नेता, जाति धर्म वाले नेता। ये नेता बीजेपी के, देख लो उत्तर प्रदेश का क्या बुरा हाल है। अपाहिज बना चुके हैं उत्तर प्रदेश को। ये सिर्फ मुस्लिम के लिए प्रोपेगेंडा चलाते हैं, मुस्लिम जाति नेताओं के लिए प्रोपेगेंडा चलाते हैं, एसटी एससी के लिए चलाते हैं, सत्ता पाने के लिए चलाते हैं ये लोग। अगर अब भी नहीं जागे, मुकेश पाल चिल्लाता रह जाएगा, कहता रह जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जागने की जरूरत है। वास्तव में मोदी जी, मैं नहीं रहना चाहता आपके नेतृत्व वाले भारत में, कि आप हैं यहां पर, क्योंकि आपने देश को बिल्कुल कमजोर बना दिया है, एक हिंसात्मक देश बना दिया, अलगाववाद पैदा कर दिया। 2014 से अब तक अलगाववाद पैदा कर दिया है। जितने साल अगर कांग्रेस ने राज किया है ना, अगर आप करोगे तो देश में वास्तव में अलगाववाद बहुत बुरी तरह से आ जाएगा। वास्तव में मैं नहीं रहना चाहता। मेरे बहुत सारे फ्रेंड 2014 के बाद देश छोड़ के जा चुके हैं।
आपके इस वाले देश में जिस तरह से आपने हिंसात्मक बातें कर लिया है, यहां पे सारी एजेंसी सुप्रीम कोर्ट तक चुप बैठा हुआ है। जज लगातार करोड़ों रुपए की रिश्वत ले रहा है, 50-50 करोड़, 100-100 करोड़ की रिश्वत ले रहा है। वो क्या न्याय करेगा? आप समझो देश की दशा क्या बना दी इन लोगों ने। और ये बीजेपी के सपोर्टर्स के लिए बोल रहा हूं खास तौर से, और खास तौर से एसटी, एससी और मुसलमान लोग, जागो। मुसलमान लोगों के लिए बोल रहा हूं, सबके लिए जागो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, क्योंकि मुकेश पाल अकेला बोलता हुआ चल रहा है। अगर मुकेश पाल की आवाज बंद हो गई ना, कोई नहीं आएगा जगाने के लिए तुम लोगों को, क्योंकि मेरी ताकत आप हो। क्योंकि बीजेपी के खिलाफ कोई जल्दी बोलता नहीं है, इस तरह की न्यूज कोई नहीं कवर करता। और जिस दिन मेरे चैनल को अभी बंद कर दिया गया था, मेरे फेसबुक को बंद कर दिया गया था, ब्लॉक कर दिया गया था, मैं सोच रहा था उस पर वीडियो बनाऊं, लेकिन कितनी वीडियो बनाऊंगा इनकी अराजकता को लेकर। मैं वास्तव में बीजेपी के लिए नहीं बोलना चाहता हूं, मैं सोचता हूं आज के बाद नेताओं के बारे में नहीं बोलूंगा। लेकिन इतने नेता इन लोगों के इतने हरामखोरी कर रहे हैं, इनके नेता इतने ज्यादा असामाजिक हो चुके हैं, इतना ज्यादा गुंडागर्दी पे आ गए, हिंसात्मक बातें करने लगे हैं, इतना तरीके से देश को बर्बाद करें, मजबूरन मुझे बोलना पड़ता है, मजबूरन मुझे कैमरे में आना पड़ता है। इस देश को अगर आज नहीं जागे ना, तो देश को क्या बना देंगे आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आपके बच्चों के लिए कुछ भी नहीं है इस देश के अंदर, अभी सिर्फ जाति धर्म ही है, हिंदू मुस्लिम ही है, हिंसा ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है इस देश के अंदर फिलहाल अभी। और ये देश सोने की चिड़िया था, महान पुरुषों ने अपना त्याग बलिदान दिया, शहीद हुए। वो दोबारा से वो आइडियोलॉजी लाना पड़ेगा, दोबारा से आपको अपने देश को, भारत माता को बचाने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। जो लोग सोशल मीडिया पर बैठे हैं ना, और जिस तरह के लोग बैठे, मेरा क्या जा रहा है, मैं क्या कर लूंगा, मैं तो अपने घर में कमा खा रहा हूं, ठीक है, ठीक है, आज नहीं कल आप पर आएगा ये बात। अभी दिल्ली बहुत दूर है, दिल्ली भी आ जाएगी करीब, पता भी नहीं चलेगा आपको कि आपके साथ क्या होगा। वो दिन भी आएगा जब एसटी एससी पीछे झाड़ू बांध के रेंगते हुए चपाए जाएंगे। वो दिन आएगा, वो दिन आएगा जब रोड पे चलते आप, आज भी एससी एसटी को दूर दराज गांव में चले जाओ, सही से कपड़ा पहनने, सही से चलने का अधिकार नहीं है, मारा जाता है, पीटा जाता है, मुंह में मूत दिया जाता है, सब कुछ होता है, सामने है आप सबके। मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूं। ये मतलब यह है कि आप किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, जहां ये अस्पताल, प्रशासनिक लोग, ये लोग भी काम नहीं कर रहे, इनको पता है काम करके मिलेगा क्या, मेहनत करनी पड़ेगी, बस कुछ नहीं करना, महीने में एक बार हिंदू मुस्लिम बोल देना है, हिंसा की बातें बोल देना है, जय मोदी जय योगी बोल देना है, और एक हिंदू मुस्लिम के लिए हिंसात्मक बातें करके बयानबाजी कर देना, आप सर्वसर्वा बन जाओगे। उनको पता प्रोफाइल यही चल रहा है। आप कहीं पे रोड पे जा रहे हो, आपको लाइसेंस नहीं पकड़ लिए गए, आप सीधा हिंदू मुस्लिम सनातनी की बातें कर दो और बोलो देखो जी ये मुझे पुलिस वाला पकड़ रहा है, देखो उसके बाद क्या होता है, आपके पास लाइसेंस है। ये लाइसेंस बन चुका है आज के टाइम में। नेताओं को तो खासतौर से निकम्मे बन चुके हैं, ये करते ही नहीं है कोई काम, सिर्फ सनातनी की बातें कर लेना, हिंदू की बातें। हिंदू को सबसे ज्यादा बदनाम इस बीजेपी ने किया है। देवी देवताओं को, हमारे देवी देवताओं को, हमारे श्री राम को, हमारे भगवान को बदनाम करने का, उनका बिजनेस बनाने का काम इस बीजेपी ने किया है, इन योगी मोदी ने किया है, इनके कार्यकर्ताओं ने किया है, इनके नेताओं ने किया है। समझ जाओ ये। पहले हम गोरों से लड़ते थे, अब इन्हीं लोगों से लड़ना होगा, पर शांति प्रिय तरीके से सामने आना होगा। जय हिंद, भारत माता की। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।